हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट ए थ्योरी, पूरा का पूरा वन शॉट। और इसके अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई और बुक नहीं। जस्ट दिस लेक्चर एंड इट्स पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। तो इस लेक्चर में जो भी कवर हो रहा है वो सब कुछ आप लोग एक बार पढ़ लो अच्छे से, एंड देन आपका थ्योरी क्लियर है। ठीक है। सिलेबस की टेंशन नहीं करनी है, जो इसमें पढ़ा है वो 2025 का सिलेबस है। मे बी क्लिप्स कुछ पुराने साल से यूज़ किए, बट डोंट वरी अबाउट दैट। टाइम थोड़ा कम था, वन डे के स्पैन में लेक्चर रिकॉर्ड किया। ये पूरा का पूरा 2025 के बोर्ड एग्जाम से रेलिवेंट है, एंड इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। विद ऑल दैट सेड, आई एम ललित कुमार एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। कम्युनिकेशन स्किल्स से स्टार्ट करें और ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या क्या मेथड्स है कम्युनिकेशन के। ठीक है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, मैसेज, चैनल्स, ये सब क्या होता है वो सब हम इधर देखेंगे। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि देर इज ऑलमोस्ट 93% ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, 7% इज द कम्युनिकेशन दैट इज वर्बल, एंड वर्बल मतलब वर्ड्स बाय वर्ड्स जो कम्युनिकेशन होती है। देन कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, कि कैसे फीडबैक इज द लास्ट थिंग जो कि आपको बताता है कि कम्युनिकेशन साइकिल पूरी हो चुकी है और जो आपने ट्रांसमिट किया है अपना मैसेज वो रिसीवर तक पहुंचा है कि नहीं। ठीक है। देन वी विल सी द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे फिजिकल बैरियर्स, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। बाकी ये इंग्लिश वाले पार्ट है राइटिंग स्किल्स का, जो कि हम बेसिकली ऊपर से देख लेंगे। ओके, अब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये आया कहाँ से। देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि ये एडिशनल है या तो ये फालतू है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या क्या आ सकता है। क्या पता इसे एमसीक्यू में डाल दे कि वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, हमें नहीं पता ना। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ भी हो सकता है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, बस एक बार अपने दिमाग में डालते जाओ। ठीक है, बोलते रहूँगा, आप दिमाग में डालते जाओ। The word communication comes from the Latin word communicare. Okay, Latin word communicare, and इसका मतलब होता है to share. तो communication कौन सा word है? It is derived from which word? It is derived from a Latin word. Okay, और उसका मतलब क्या होता है? To share. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं methods of communication पे। Okay, methods of communication में तीन important parts है जो हम देख रहे हैं। Transmitting, ठीक है, ट्रांसमिटिंग, इसका मतलब होता है सेंड करना या तो ट्रांसमिट करना। मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलता है? ट्रांसमिटिंग। उसके बाद लिसनिंग, मैंने मैसेज सेंड किया तो आपके पास पहुंचा, तो आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए। तो रिसीवर जो रिसीव कर रहा है यानी लिसनिंग टू द मैसेज। उसके बाद फीडबैक, आपने मेरा मैसेज ले लिया, उसके बाद आप रिप्लाई करोगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। आप जब तक मैसेज समझोगे नहीं तब तक आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो। अंटिल यू अंडरस्टैंड द मैसेज आप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आप रिप्लाई करते हो तो उसे हम फीडबैक बोलते हैं, और फीडबैक इज ऑलवेज टर्म्ड एज द कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, बिकॉज जो सेंडर होता है उसने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर को समझ में आ जाता है, तब वो जाके जो अपना रिप्लाई होता है यानी फीडबैक होता है वो देता है। राइट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अगर आप एक ब्यूटी थेरेपिस्ट समझो, आप एक ब्यूटी थेरेपिस्ट की एक बुक लेने जा रहे हो एनसीईआरटी की, तो आप सेल्स पर्सन से बोलते हो कि मेरे को ये बुक चाहिए। सेल्स पर्सन बोलता है ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एज अ कस्टमर आपने क्या किया? सेंड किया मैसेज। ओके, इन्फॉर्मेशन आपने ओरली सेंड की। ओके, तो वो अब सेल्स पर्सन के पास पहुंच गई। सेल्स पर्सन ने एज अ लिसनर एक्ट किया वो, और वो इन्फॉर्मेशन परसीव की। जैसे वो आपका मैसेज समझा कि इसको बुक चाहिए कौन सी? एनसीईआरटी की, और फिर ढूंढने लग जाता है, और फिर आपको बोलता है यस वी हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपी। तो अब जब उसने आपका मैसेज समझा, फिर उसने चेक किया, और फिर उसने आपको ये फीडबैक दिया है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फीडबैक। ओके, और यहाँ पर मैसेज क्या था? यहाँ पर मैसेज था डिस्कशन अबाउट योर एनसीईआरटी बुक। जो भी आप बुक खरीदने चाहते हो उसका डिस्कशन जो है वो ही था आपका मैसेज। राइट। और यहाँ पर जैसे हमने बोला कि फीडबैक इज द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, विच ऑल्सो टेल्स की जो रिसीवर है वो समझ चुका है कि आपने क्या बोलना चाहते हो उसे। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये थोड़ा और उसी को टेक्निकली समझा दिया है कि आप जो मैसेज भेजते हो यानी आप मैसेज को कोड करके भेजते हो। यानी इसका मतलब वो नहीं कि पाइथन में कोड करके भेजें, इसका मतलब है कि
आप मैसेज को एक सर्टेन फॉर्मेट में भेजते हो, जैसे इंग्लिश में भी भेजना हो तो उसका मतलब कोडिंग ही हुआ कि आप मैसेज को आपने इंग्लिश में कोड किया है। अगर दूसरे बंदे को इंग्लिश आती होगी तो ही उस मैसेज को डिकोड कर पाएगा, ठीक है, डिकोड मतलब अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो आपने किसी मैसेज को कोड किया, ओके, किसी चैनल के द्वारा आपने उसे भेजा मैसेज को, और फिर वो डिकोड होके उस इंसान के पास पहुंच जाता है जिसको आप ये मैसेज बताना चाहते हो, फिर वो उसे समझ जाता है और फिर वो अपना फीडबैक भी दे सकता है थ्रू द सेम चैनल। ओके, चैनल यहाँ पर क्या हुआ, चैनल इज द इंटरमीडिएट। जैसे अगर मेरे को भेजना है आपको टेलीग्राम पे मैसेज, तो टेलीग्राम इज द चैनल कि मैं टेलीग्राम के द्वारा आपसे कन्वे कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। तो यहाँ पर क्या था, सेंडर था जो पर्सन भेज रहा है मैसेज, मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन आप भेजना चाहते हो। चैनल मतलब द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज सेंड। देन द रिसीवर जिसको आप भेज रहे हो। देन द फीडबैक जो रिसीवर ने रिस्पॉन्स दिया है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर मैसेज। क्लियर है, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी। ओके, अब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या मेथड से आप कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। एक तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये क्या हो जाता है कि मोर एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, आप इसमें बॉडी जेस्चर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है। ओके, यहाँ पर आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो और जल्दी अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास पूरी बॉडी लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हो। देन ईमेल, ईमेल क्या है कि आप एक ईमेल से आप बहुत ज़्यादा लोग को फ्लेक्सिबली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बीसीसी और सीसी आपने सुना होगा। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब एक से आप बहुत ज़्यादा लोगों को भेज सकते हो। एंड कार्बन कॉपी इज ऑल्सो सेम, बट डिफरेंस इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पता नहीं चलता आप किस किस को भेज रहे हो, ठीक है, दूसरे लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने किसको भेजा है। तो बीसीसी एंड सीसी ये किसके अंदर आता है, ईमेल के अंदर। देन नोटिस एंड पोस्टर, मतलब आपको नोटिस वगैरह लगा के आप एक जनरल मास मीडिया में आप ये चीज़ें फैला सकते हो, वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। बिजनेस मीटिंग जो मोर प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है अपने पर्टिकुलर टीममेट से, ठीक है। बाकी सारे मेथड्स भी हो सकता है, सोशल मीडिया, मैसेजेस, फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर्स और अपना ब्लॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो आती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द राइट मेथड फॉर कम्युनिकेशन। अभी हमने देखा इतने सारे मेथड्स हैं, बट कौन सा करना चाहिए, तो वो डिसाइड कैसे होता है, मेरे साथ बोलो। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस। कैसे, टारगेट ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, आप किसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है पहली चीज़ तो, कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। दूसरी चीज़ कॉस्ट, मतलब आपका बजट कितना है भाई, आपके पास ज़्यादा बजट है कि कम बजट है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो हम टीवी पे ऐड रन कर देंगे, कम बजट है तो यूट्यूब पे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज काइंड और टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही है उस पर भी तो डिपेंड करता है कि आप कैसे, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन का मेथड यूज़ करोगे। देन अर्जेंसी और प्रायोरिटी, कि आपको कितना जल्दी करना है। अब आपका कल आपको कोई लेक्चर शेड्यूल करना है, आप उसके पोस्टर्स लगा रहे हो जगह जगह जाके, तो वो कोई अर्जेंसी वाला काम नहीं हुआ ना, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सीधा एड्स रन करवा दो, तो तुरंत इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा उसका। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हो। तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना चाहिए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन चूज़ करने पे, जो कि सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि देखते हैं भाई आपने कितना समझा है। ओके, मैं यहाँ पर आंसर बोलूँगा, बट आप अपने मन में पहले से आंसर लॉक कर लेना और बताना कि सही आपने चूज़ किया था कि नहीं, ठीक है। बी ऑनेस्ट। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट, ठीक है, एग्जाम में भूल जाता है बहुत बार। और आप देखना कैसे सॉल्व करते हैं एमसीक्यू, जिसका गलत हो रहा है ना, आप देखो कैसे सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन साइकिल प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन साइकिल प्रोसेस। ए चैनल, चैनल के बारे में तो हमने देखा था, तो चैनल तो सही लग रहा है। रिसीवर, रिसीवर भी सही लग रहा है ना, रिसीवर के बारे में बात की थी, सेंडर के बारे में बात की थी, और चैनल तो चैनल के द्वारा ही तो हमने भेजा था। टाइम तो कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ, तो टाइम शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन विल यू यूज। तो ईमेल, पोस्टर, न्यूज़लेटर, ब्लॉग। ब्लॉग क्यों यूज़ करेंगे हम लीव के लिए। नाउ न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर हम अप्लाई करने के लिए क्यों यूज़ करेंगे, पोस्टर भी यूज़ नहीं करेंगे, तो ईमेल यहाँ पर हमारा हो जाता है, ठीक है। बाय विच एक्शन कैन सेंडर सेंड देयर मैसेज,
आपको अगर मैसेज सेंड करना है तो आप कैसे सेंड कर सकते हो? स्पीकिंग, हाँ भाई सही है। स्लीपिंग, सोते सोते नहीं सेंड कर सकते। हेयरिंग एंड लिसनिंग, तो ईजी क्वेश्चन है सारे। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे कैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है? एक तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, बहुत लोग इस चीज़ में थोड़ा डिस्टर्ब रहता है कि इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंस क्या होता है। मैं बता देता हूँ। इंटरपर्सनल मतलब आपने इंटर स्कूल सुना होगा ना, तो इंटर स्कूल क्या होता है? दूसरे स्कूल्स के बीच में। वैसे ही इंटरपर्सनल मतलब दूसरे लोगों के बीच में, ठीक है। इंट्रा मतलब अपने बीच में, ठीक है। और इंटर मतलब दूसरे, between two different individuals. Okay, so this form of communication takes place between two individual. It's one communication. It can be formal or non-formal. ठीक है, interpersonal. Written communication, यहाँ पर SMS वगैरह, सोशल मीडिया चैट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं एक ग्रुप में, ओके। वहाँ पर कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। और नेक्स्ट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग अगर आपके पास है तो उसको कैसे कम्युनिकेट करें। तो अभी आप इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह देख रहे हो ना, वहाँ पर इतनी सारी भीड़ आती है, तो दैट इज़ अ पब्लिक कम्युनिकेशन मेथड। दैट्स नॉट अ स्मॉल ग्रुप, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। तो अब हमने वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कवर किए। अब हम देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करने के, ठीक है। 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थी, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल के टाइप्स डिस्कस कर लिया, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस उसके डिस्कस करते हैं। तो उसके एडवांटेजेस क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। वर्बल मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्ड्स बाय वर्ड्स, ठीक है। सिंपल है ये कि आप वर्ड्स यूज़ करके कम्युनिकेट करते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन एक ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ओके। और बहुत जल्दी आप रिस्पॉन्स भी मिल जाता है आपको, तो एक एडवांटेज है, ओके। और आप इंसान के हिसाब से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे भी इंसान हो, आप बाय वर्ड्स ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। दीज आर द एडवांटेजेस। वर्बल एंड नॉन वर्बल पे क्वेश्चन आ जाता है, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन? So, since verbal communication depends upon written or spoken words, sometimes the meaning can be confusing and difficult to understand. तो बहुत लोगों की वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। इवन हम ये जनरेशन गैप से भी देख सकते हैं कि अगर आप अपने ग्रैंडफादर को इंग्लिश में कुछ समझाना चाहोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट वर्क, ओके। एंड इवन इफ इट वर्क, उनकी वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। वैसे करके हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट, मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, हाउ टू बी एफिशिएंट एट कम्युनिकेटिंग वर्बली। तो सबसे पहला चीज़ क्या है इसका? थिंक बिफोर यू स्पीक। आप जो भी बोलते हो उससे पहले थोड़ा सोचो, थिंक अबाउट द टॉपिक। सेकंड, आप जो भी बोल रहे हो उसमें क्लियर रहो, बी कंसाइज, टू द पॉइंट। आप जो बोल रहे हो बातों को घुमाओ मत। थर्ड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप जो बोल रहे हो, और बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चंस ऑन दिस वर्बल कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? न्यूज़पेपर ओरल कम्युनिकेशन है? नहीं। लेटर्स इज एन ओरल कम्युनिकेशन? नो। ईमेल है क्या? नहीं। Phone call is the right answer. Next question is, what are the types of words we should use for verbal communication? तो हमने देखा था सिंपल और कंसाइज होना चाहिए, तो एक्रोनिम्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में भी नहीं जाना है। यहाँ पर क्या होगा ना कि सिंपल वर्ड्स आप यूज़ करो, इंसान ईजिली समझ पाएगा। एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ईजिली आपके वर्ड्स को डिलीवर कर पाना। नाउ व्हाई डू वी यूज़ ईमेल्स? ईमेल्स क्यों यूज़ करता है? ईमेल्स टू कम्युनिकेट विद पीपल, मैनी पीपल एट द सेम टाइम। सही लग रहा है। टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, हाँ वो भी कर सकता है। टू टॉक विद ईच अदर इन रियल टाइम, यस वी कैन। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, यस वी कैन। तो यहाँ पर सारे ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे ही सही हैं। वैसे ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन कि सारे सही हो, एक ही आंसर होगा, पर यहाँ पर सारे सही हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आ जाते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं ना, जैसे आप बॉडी मूवमेंट्स, फेस या फिर जितने भी जेस्चर्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ करके अपनी बातों में थोड़ा पॉज लेके, टोन को थोड़ा चेंज करके आप जैसे बात करते हो, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं। वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही है। बाकी 7% हम जो देख रहे हैं वो है वर्ड्स, और ये सारा का सारा 93% जो है ना, वो सब नॉन वर्बल में आता है। तो नॉन वर्बल 93% है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे भी एंगर, सैडनेस, ये सारे एक्सप्रेशन आप दे सकते हो। इमोजीज वगैरह में जितने भी एक्सप्रेशन है वो सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर आता है, ओके। पॉस्चर्स, पॉस्चर्स मतलब
आप डिफरेंट पोस्चर्स बना सकते हो इंडिकेटिंग कि आपका उस टाइम मूड कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस। ओके, आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो तो इससे आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है। और एक स्लम्प्ड पोस्चर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर आप वीक हो तो आप शोल्डर स्ट्रेट करके नहीं खड़े होगे। ओके, दिस शोज वीकनेस। देन जेस्चर्स वगैरह, हाउ योर जेस्चर्स आर, आप एक हाथ ऊपर करके ऐसे रेज कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हेलो बोल रहा है। ओके, या फिर रेजिंग अ हैंड इन अ क्लास का मतलब क्या हो जाता है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो टीचर से। तो ये सारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन है नॉन वर्बली। देन टच, टच कैसे, आप एक हैंड शेक दे रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ, एक इंट्रोडक्शन आप सेट कर रहे हो इस इंसान से। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग आप जो दे रहे हो। बाकी स्पेस मतलब फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। अगर आप किसी से ज़्यादा दूर खड़े होकर बात कर रहे हो तो उसका हम इंटरप्रिटेशन क्या ले सकते हैं कि आप उसे कम जानते हो। और अगर आप किसी से वेरी म्यूचुअल हो रहे हो, ठीक है, आप गले पे गले हाथ रख के दो दोस्त आराम से जा रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि भाई वो दोस्त हो सकता है, तो दे आर वेरी क्लोज। ओके, आई कॉन्टैक्ट इट शोज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो अगर आप किसी से आंख मिला के बात कर सकते हो। पैरा लैंग्वेज मीन्स आप अगर किसी से फास्ट बात कर रहे हो तो इट इज़ बिलीव्ड दैट ये आपको आपकी एक्साइटमेंट को शो करता है, आपकी हैप्पीनेस को शो करता है। हालांकि जब आप एकदम स्लो स्लो एकदम धीरे धीरे बात करते हो तो वो आपकी सैडनेस और नर्वसनेस को डिपेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन, जो साइंस एंड बोर्ड्स होता है। इन चीज़ों को ज़्यादा डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर देख लो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें बताता भी ना तो भी बहुत लोग इसे कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जनरल चीज़ें हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ऐसा कोई साइन आएगा, नो पार्किंग है तो ये साइन होता है, डेंजर की वार्निंग है तो ये सारे साइंस होते हैं, सीसीटीवी होता है तो ये साइंस होता है, पेट नॉट अलाउड में ये साइन होता है, नो एंट्री का देख लो ये वाला साइन। ठीक है, नॉट वेरी कॉमन। देन रेडिएशन का ये साइन होता है, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन। नो मोबाइल फोन, ये तो देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक की इंपॉर्टेंस पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फीडबैक कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फीडबैक की जब हम बात कर रहे होते हैं, हमें हमेशा 3 टाइप ऑफ फीडबैक दे सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक दिया आपने किसी को, एक होता है नेगेटिव फीडबैक दिया आपने किसी को, एक होता है फीडबैक ही नहीं दिया आपने किसी को। ओके, 3 टाइप ऑफ हो गया हमारे पास फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब आपने बहुत अच्छा किया, नेगेटिव मतलब आपने ठीक ठाक किया, थोड़ा अच्छा कर सकते थे। नो फीडबैक मतलब आपने कुछ बोला ही नहीं, पर फिर भी नो फीडबैक को भी हम काउंट करते हैं एज अ सेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज। आपने उनसे ज़्यादा कुछ एग्री नहीं किया इसलिए आप उन्हें कोई फीडबैक नहीं दे रहे। नाउ व्हाट इज़ अ गुड फीडबैक। अगर आप बोलते हो कि गुड फीडबैक हम दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। सो गुड फीडबैक इज जनरली स्पेसिफिक, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। और आप लोग ये याद रखो कि इस पर एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, व्हाट इज़ अ गुड फीडबैक करके एक क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस थे तो आपको उसमें से टिक करना। तो रिमेंबर कि ये इंपॉर्टेंट है। गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होता है। आप एक पर्टिकुलर गलती को आप हाईलाइट करते हो। ओके, इट्स नॉट जनरल। आप जनरली नहीं बोलते कि नहीं यार कुछ तो मिसिंग था आपकी वीडियो में, ये कोई गुड फीडबैक नहीं है। आप बोलो कि क्या पार्ट मिसिंग था, कि हमको ये पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छा नहीं लगा, आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हो। भैया आप थोड़ा सा इसको बहुत स्लो स्लो चल रहे हो, थोड़ा आप फास्ट कर सकते हो। तो फिर वो इंसान समझेगा, फिर वो अपना पॉइंट रखेगा कि अगर मैं फास्ट जाऊँगा तो लोगों को शायद समझ में ना आए। बहुत सारे लोग सेम मेंटालिटी के नहीं होते, कुछ लोग लास्ट के मोमेंट पे पढ़ रहे होते हैं, जैसे उनमें से एक आप हो। ठीक है, तो वैसे करके आप फीडबैक दे सकते हो। देन नेक्स्ट इज टाइमली फीडबैक। आप ऐसा कर रहे हो कि एक वीडियो अभी डाल दिया तो उसके 1 साल बाद आप फीडबैक दे रहे हो, ऑल्दो वो फिर भी इट विल बी अ फीडबैक टू द पर्सन, बट स्टिल वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा जितना वो ऑन टाइम रखता। ठीक है, तो बी प्रॉम्प्ट वाइल गिविंग द फीडबैक। आप कमेंट कीजिए आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है तो। बी पोलाइट, डोंट बी वेरी रूड टू द पर्सन। ठीक है, एवरीवन इज लर्निंग। तो आप डायरेक्टली उसे मत बोलो कि भाई तू खराब है, तू एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता। आप उसे सजेस्ट करो कि क्या सही करना चाहिए, तो वैसे करके समझेंगे। देन ऑफर कंटिन्यूइंग सपोर्ट इवन इफ समवन इज ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग। तो फीडबैक शेयरिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बोल दिया और वो खत्म हो गया, धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन चलता है चीज़ों पे, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑफर कंटिन्यूइंग सपोर्ट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्यों चाहिए। इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब आपने चीज़ों को समझ लिया है, यानी जो अगर मैंने आपसे बोला और आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, इसका मतलब आपने वो मैसेज अच्छे से रिसीव कर लिया और आपने वो समझ लिया, तो आप
वो वैलिडेट करता है कि वो बंदा आपकी बातें सुन रहा है। एंड देन दूसरी चीज़, इट मोटिवेट्स, मतलब जो इंसान बोल रहा है उसे अच्छा लगता है कि आप उसकी बातें सुन रहे हो, क्योंकि आप जब बोल रहे हो कि आपने ये थोड़ा सा चीज़ गलत किया है, तो आपने ये छोटी सी चीज़ अच्छी की है, तो इसका मतलब आपने उसको सुना है उस इंसान को, तो उसे अच्छा लगता है कि कोई मेरी बातों को इफेक्टिवली सुन रहा है और मुझे फीडबैक भी दे रहा है। नेक्स्ट इज फीडबैक हमेशा होता है, ऐसा कोई नहीं कि ऐसा कोई आपको अलग से चीज़ मिल जाए कि वहाँ फीडबैक नहीं होगा। एवरीथिंग एज एन फीडबैक, एवरीथिंग एज अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन, आप उसे कैसे समझ रहे हो उस चीज़ को आप दूसरे को बोल सकते हो। बूस्ट लर्निंग, इसका मतलब आप जो फीडबैक दे रहे हो उससे वो इंसान समझेगा और उसकी लर्निंग में इंप्रूव होगा। देन परफॉर्मेंस, इसका मतलब वो इंसान आपके अगर समझेगा तो उसके बाद वो उस पर वर्क करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। बहुत बेसिक चीज़ें थी। नाउ कम्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस होल कम्युनिकेशन साइकिल। अब क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली चीज़, कंसाइजली आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करके कम्युनिकेशन ना करो तो एक प्रॉब्लम है, दूसरे वाले को समझ में ही नहीं आएगा। कॉन्क्रीट, मतलब फैक्ट्स यूज़ करो, ना कि आप कोई ना कोई जनरल टॉक्स पे चले जा रहे हो, आप लंबे लंबे डिस्कशन चालू कर रहे हो पर आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप वो एग्जैक्ट चीज़ें बोल नहीं रहे हो। ओके, कंप्लीट, आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आधी इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ रहे हो, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुई। कोर्टियस, मतलब आप विदाउट रिस्पेक्ट, विदाउट बीइंग पोलाइट, विदाउट बीइंग ऑनेस्ट आप कोई भी कुछ भी बोले जा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट। कोहेरेंट, इसका मतलब आप जो बोल रहे हो उन बातों की मीनिंग होनी चाहिए। मतलब आप, जैसे मैं एआई के कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं किसी और टॉपिक पे घूमते घूमते चले जाऊँ तो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, वो आपके लिए काम का है ही नहीं। तो आप जो बोल रहे हो वो कोहेरेंट होना चाहिए टू द मेन सोर्स या फिर मेन टॉपिक, आप जो बोल रहे हो वो टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, करेक्ट, यानी आपकी ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स वगैरह करेक्ट होनी चाहिए। और क्लियर, मतलब आप जो बोल रहे हो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो, वो आइडिया क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये 7 सीज थे हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अब ये थोड़े बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। बैरियर्स का क्या है, फिजिकल बैरियर, मतलब आप किसी के पास ही नहीं हो तो आप उसे और बेटर अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली नहीं बता सकते। अगर आपके पास कोई रहता नहीं है जिससे आप बात करना चाहते हो, वो आपसे बहुत दूर रहता है, तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो बहुत लेस इफेक्टिव हो जाता है आपकी कम्युनिकेशन। तो एक फिजिकल बैरियर हुआ। लिंग्विस्टिक बैरियर, आप एक ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ पर वो लैंग्वेज यूज ही नहीं होती जो आप यूज कर रहे हो, तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात नहीं करोगे तो आप उतना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब क्या होता है ना, जब आप ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलते हो, जब आपको कहीं पर कम्युनिकेट करना पड़ता है पर वो क्राउड ऐसा है या तो जिसको कम्युनिकेट करना है वो पब्लिक ऐसी है कि आप उनसे रिलेट नहीं कर पाते हो, या तो स्टेज फियर आ जाता है, ठीक है, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, ये सारी चीज़ों की वजह से आप जो एक्सप्रेस करना चाहते थे वो आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो सेंडर्स मैसेज उस तरह से रिसीव नहीं हो पाता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है ना कि आपसे कोई सुपीरियर होगा या तो आपका कोई बॉस होगा, तो आप उससे लिमिटेड चीज़ें ही शेयर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लास्ट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूसरे कल्चर्स को, और उससे थोड़ी डिफिकल्टीज होते हैं। जैसे एक बहुत ट्रेडिशनल वे है, लोग बोलते हैं साउथ का कल्चर, नॉर्थ का कल्चर, ऑल्दो दे आर इन द सेम लैंड, बट अगेन द कल्चरल बैरियर्स, उससे थोड़ा रिलेट करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब ये जो बैरियर्स थे इनको ओवरकम कैसे करता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था एक बार, हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। ये सारे सिंपली आपको उसमें दे देंगे एमसीक्यू में और डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे। हालांकि ये जनरल है, आप ऐसे नॉर्मल भी बोल देते, बट एक बार रीडिंग कर लेते हैं ताकि एश्योर हो जाए कि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो। ओके, सो वेज टू ओवरकम इफेक्टिव बैरियर्स। पहला, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, क्लियर एंड कंसाइज। नेक्स्ट, डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफिकली। आप नॉर्मली अपने दिमाग में बैठ जाता है ना कि अगर ये साउथ से या तो ये नॉर्थ से तो ये ऐसा होगा। नेक्स्ट, ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच पॉसिबल। जो भी इंसान के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो आप उससे खुद बात करने की कोशिश करो ताकि आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पर्सन एज मच एज पॉसिबल। यूज विजुअल्स। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलते रहता तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है कि मैं आपको पीपीटी पे दिखा रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आ रही है। ऑब्वियसली विजुअल्स के साथ दिखाएंगे तो ज़्यादा इजीली आप समझ पाओगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस या तो लिंग्विस्टिक बैरियर है कि दूसरे कंट्री से कोई है और आप इस कंट्री से हो, तो ऑलवेज यूज अ ट्रांसलेटर।
ताकि वो इंसान भी समझ पाए जो आप कहना चाहते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन सीमलेस हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी रेस्पेक्टफुल। तो आपको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों के ओपिनियंस, ताकि आप अपने फीडबैक्स अच्छे से फॉर्म कर पाओ और अपने ऊपर भी इम्प्रूव कर पाओ। तो ये थे कुछ बैरियर्स। नाउ फाइनल जो है, राइटिंग स्किल्स बहुत ईजी है। क्या होता है राइटिंग स्किल्स में? आप लोग मेल्स, लेटर्स, ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं इसके बारे में बोला है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो सेंस बनाए। देन फ्रेज मतलब सेंटेंस के एक बीच का पार्ट, वो फ्रेज है। राइटिंग स्किल्स में और क्या, कैपिटल कहाँ पर लगाने चाहिए, अगर आप किसी एब्रिविएशन को यूज़ करें तो कैपिटलाइजेशन यूज़ होना चाहिए। बाकी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए किसी सेंटेंस का। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, फुल स्टॉप, एंड ऑफ अ सेंटेंस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, ये सारी चीज़ों में कॉमा, ये पढ़ लेना यार। ठीक है। क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी मतलब लाडोस कैट, उसकी कैट। सो आप ऐसे करके अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई भी अगर आपको एक्सक्लेमेशन देना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये सारे बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, एडवर्ब्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। तो यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन साइकिल पूरा हो गया। देखा आपने कितना बेसिक था यार, पूरा का पूरा रीडिंग ही था, तो मैंने बस आपको रीडिंग ही करवाई है, या तो आप इससे और जल्दी से 2x पे करके देख लेते। अब हम मूव करने वाले नेक्स्ट चैप्टर पे। जाना नहीं है, पूरा कंप्लीट करके ही उठोगे। ठीक है। एआई है तो क्या हो कि मतलब ऐसा नहीं इग्नोर करना है, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फुल लाओ, अगर आ नहीं रहे बाकी सब्जेक्ट में तो एआई में तो फुल लाने की कोशिश करो। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो अभी पढ़ने का तरीका भी थोड़ा चेंज कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जितना भी मैंने अंडरलाइन किया उसको आपको रीड पक्का करना है, चाहे मैं बोलूँ ना बोलूँ, आपको एक बार पूरा रीड करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा जो मैंने अंडरलाइन किया, इसके बाहर से नहीं आएगा। इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है, तो उसको रीड पक्का करना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप खुद ही सोचो। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इज ऑल्सो रेफर टू एज डैश, फिर ऑप्शन आ जाएंगे, तो वहां पर सेल्फ कंट्रोल आपको टिक करना है। या फिर अगर बोल दे डैश इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर, तो क्या हो जाएगा? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ऐसे करके आप क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है, अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाओगे, तब जाके आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा इस पूरे वीडियो का। ये पूरा का पूरा बनाया ही ऐसे कि आपको उसका बेनिफिट तब मिल पाएगा जब आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालोगे। ओके, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी, सेल्फ मैनेजमेंट। अब क्या है? टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स। ठीक है। डिसिप्लिन एक स्किल है, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म। ये स्किल्स अगर आप डेवलप करते हो तो ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, बेसिकली यही था यहाँ पर। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। अब ये ऊपर ऊपर बस ये स्किल्स के नाम याद रख लो। कौन सी स्किल्स है? सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब स्टे करेंट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप विद द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज, मतलब अपने आप को चेंजेस में अडेप्ट कर लेना। ठीक है, अडेप्टिंग टू द न्यू चेंजेस। हेरिडिटी जो था अपना चैप्टर साइंस में, ठीक है, वहां से है बेसिक। अडेप्टिंग टू द न्यू जनरेशंस या फिर न्यू चेंजेस, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो वहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसे। तो ये 4 पॉइंट्स है, इन्हें याद रख लो। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको ये डर लगता है कि आप अनसक्सेसफुल होने वाले हो लाइफ में, तो इसका मतलब आप स्ट्रेस से जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब आपको स्ट्रेस है। और यहाँ पर क्या बात है कि स्ट्रेस मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, स्ट्रेस इज वेरी नेगेटिव थिंग। स्ट्रेस मतलब एकदम गलत नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इवन मोटिवेट्स अस टू अचीव मोर। ठीक है, अचीव मोर मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज पे, तो हम वो काम को टाइम पे पूरा करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ठीक है, बट वहीं पर एक गलती क्या हो जाती है ना, कि हम जब ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं ना और ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं एंड मेंटल ट्रबल्स एज वेल। अब देखो, स्ट्रेस अगर आपको होगा तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप टाइमलीनेस डेवलप करोगे, मतलब आप टाइम पे काम करने की पूरी कोशिश करोगे, उसमें आप जल्दी जल्दी चीज़ों को अचीव करने लग जाओगे। ठीक है, यू विल अचीव मोर। ओके, अब स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस?
स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज और इमोशन, अब ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ऐसे करके आपको खुद भी देखना है कि क्या किस में आ सकता है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव डिमांड्स और थ्रेट्स। मतलब आपको कोई भी अगर थ्रेट है या तो कुछ भी आपने एनवायरनमेंट पे महसूस किया अपने आसपास, तो उसमें आपका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन जो होगा वो होगा स्ट्रेस, ठीक है। और ये थ्रेट कैसा होगा ना, समथिंग विच इज कॉजिंग डेंजर टू यू, ओके। डेंजर इन द सेंस, स्ट्रेस मतलब आपको कोई भी चीज जैसे प्रेशराइज कर रहे हो तो यू विल डेवलप स्ट्रेस, ओके। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। दीज डिमांड्स एंड थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस, ठीक है। ज्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं एक एक स्लाइड पे एक्सप्लेन करने को, बट तुम्हें खुद ही वो जल्दी जल्दी समझना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस हेल्पफुल भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस हेल्पफुल कैसे हो सकता है? इट कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है। बट व्हेन एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी बताया था जो कि ये एक अपोजिट इफेक्ट देता है, यानी आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। एंड इट लिमिट्स आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, स्कूल और विद इन आवर रिलेशनशिप्स, ठीक है। हर जगह आपकी तबाही ले आता है स्ट्रेस, ठीक है। और आपको स्ट्रेस होने की जरूरत क्या है यार, हम लोग तो ये इतना अच्छे से कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ऐसी चीजें जो होती है ना, यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई डाल देता है कि व्हाट इज एबीसी ऑफ, मतलब एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज समथिंग डैश डैश डैश, उसके बाद वो बोल देगा व्हाट इज द बी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एबीसी, ऐसा करके कुछ भी डाल सकता है ना वो तो। सो ए का क्या था? एडवर्सिटी। ए का क्या है? एडवर्सिटी। बी का क्या है? बिलीव्स। सी का क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रख लो, बस इतना भी काफी होगा। एडवर्सिटी मतलब समथिंग स्ट्रेसफुल, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो आती हैं, एडवर्सिटीज, ओके। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट में सभी हाईलाइट किया, वो सब इंपॉर्टेंट ही है, बट स्टिल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ, ठीक है। आपको जॉयफुल लाइफ रहने में भी मदद करेगा। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, ठीक है, देख लिया ये हमने। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस मैनेज करते हो तब बोल रहा है ये, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना अगर स्ट्रेस मैनेज करोगे, तो आप हैप्पी लाइफ जी पाओगे, चीज़ों को टाइम पे कर लोगे, ठीक है। फोकस ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड लिव लाइफ एज अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री पर्सन। आपकी एनर्जी हमेशा रहेगी, क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब स्ट्रेस को मैनेज करें कैसे? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेस में हैं, ठीक है। साइंस क्या हो सकता है? हेडेक, स्लीपीनेस, ठीक है, स्लीपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस एटसेट्रा, ओके। जब हम चीज़ों में इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे तब हम समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, मुझे तो स्ट्रेस है तो मुझे मैनेज करना चाहिए। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वी शुड बी अवेयर दैट वी आर स्ट्रेस्ड, ठीक है, और नॉट। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू द स्ट्रेस। हमें पता चल गया कि हमें स्ट्रेस है, बट क्यों है? कॉज, रीजन वगैरह जो भी है देखो। सो फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर द स्ट्रेस, इट इज बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, फैमिली प्रेशर, मनी, या फिर फूड हैबिट्स वगैरह के, या फिर पीयर प्रेशर वगैरह, कैसे स्ट्रेस है वो देखना है आपको, ठीक है। थर्ड इज अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स को अप्लाई करो एंड देन वो स्ट्रेस को हटा दो। टाइम मैनेजमेंट यूज करो, ठीक है, एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन, ठीक है। कंप्लीट करो, गेट देम डन, ये सारे टास्क को कंप्लीट करो एंड देन टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू। जो आपके करीबी लोग हैं उनको इस बारे में बताओ। रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी, चिल आउट करो एंड टोटली रिलैक्स फील करो, उसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग रिलैक्स होना बंद हो जाता है, हम आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है? पहले टाइम मैनेजमेंट करो, फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर में जाओ, हेल्थी डाइट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। क्वेश्चन आ सकता है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स, तो होगा टाइम मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, ठीक है। ये जहां से मिलता है
वो है वॉकिंग वगैरह, ठीक है, वहां से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा. सो इट विल हेल्प यू बिकम मोर एक्टिव. ठीक है, ये इनसे रिलेटेड मैंने एक एक पॉइंट डाल रखा है जहां से क्वेश्चन आ सकता है. हेल्दी डाइट फॉलो करो, ठीक है, दाल रोटी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू योर वर्क, योर डेली कोर्स और डेली वर्क एफिशिएंटली. सो हेल्दी डाइट से हम मोर एफिशिएंट बन जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से हम मोर एक्टिव हो जाते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इफेक्टिव वे है स्ट्रेस को रिलीव करने का. ठीक है, और क्या क्या है स्ट्रेस को रिलीव करने के या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के मेथड्स? वो है पॉजिटिविटी डेवलप करना. ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को हटा दो, ठीक है, वो और ज्यादा स्ट्रेस आपको देंगे. सो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करो, लुक एट द मोर पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, जो अच्छी चीजें उनको देखो. ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, इससे क्या होगा, अगर आप एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करोगे, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे, स्टडीज़ वगैरह को, सो आपको स्ट्रेस वैसे ही ऑटोमेटिकली लेस होगा. ठीक है, एकेडमिक लाइफ से भी तो बहुत स्ट्रेस होता है खासकर स्टूडेंट्स को. सो वैसे, एंड टेक अ प्रॉपर स्लीप. ओके, एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड. ओके, so that your brain and body gets recharged to function better the next day. ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट इज हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाओ, टेक अ ब्रेक. ठीक है, माइंड को रिलैक्स करो, एंड इट विल हेल्प यू टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक अफ्रेश. क्लियर है? नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन, यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स अगर आप एक काम और रिलैक्स पर्सन हो तो आप खुद से भी काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंट बन जाओगे. कैसे? यू विल बिकम सेल्फ अवेयर, खुद के बारे में आप जानोगे, सेल्फ को मॉनिटर करोगे एंड सेल्फ को करेक्ट करोगे, मतलब खुद को करेक्ट भी करते जाओगे. एंड नोइंग व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है, यू विल बी नोइंग व्हाट यू नीड टू डू. नेक्स्ट, टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. खुद से रिलाइट होंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट होगे तो आप खुद से इनिशिएटिव टेक करोगे, यानी खुद से इनिशिएटिव लोगे रेदर देन फॉलोइंग द क्राउड. रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स. ठीक है, खुद के मिस्टेक्स समझो एंड उन्हें इंप्रूव करो. हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूसली. ओके, ये बेसिक चीजें थी. नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स. खुद के इमोशंस एंड दूसरों के इमोशंस. ठीक है, ओन एंड अदर्स. अब यहाँ पर 3 स्किल्स है. ओके, इट इंक्लूड्स एट लीस्ट 3 स्किल्स. ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए 3 स्किल होनी चाहिए. इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, हार्नेसिंग इमोशंस मतलब एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस to task like thinking and problem solving. Next, managing emotions. ठीक है, the ability to regulate one's own emotions when necessary to help others do the same. अब ये बस ये ऊपर ऊपर से देख लो क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, कि वो आपको 2 दे देगा, तीसरा पूछेगा, या तो आपको ऑप्शंस में दे देगा, बोलेगा which one of the following is not इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल. ठीक है, तो 4 ऑप्शन होंगे, में से 3 तो ये दे देगा, चौथा कोई और पूछ लेगा. ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, अब क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू हैव अ बेटर रिलेशन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ठीक है, इमोशनली अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस, इफ रवि वुड हैव बीन इमोशनली. ठीक है, रवि के साथ क्या होता है ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, वहां से रवि करके आ गया है. वो एग्जाम में फेल हो जाता है. ठीक है, 2 लोग होते हैं, दोनों साथ में पढ़ते हैं, एक फेल हो जाता है जो कि रवि होता है. ठीक है, तो वहां पर वो टूट जाता है एंड ही डजंट टॉक टू एनीवन. 4-5 दिन के लिए कुछ बोलता नहीं है. सो अगर रवि इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो ही वुड हैव एक्सेप्टेड द डिफीट ग्रेसफुली एंड हैड डन बेटर इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन. सिंपल सी बात यही है. ठीक है, नेक्स्ट इज बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस एनहांसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड अ बैलेंस्ड लाइफ. ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में. बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस एनहांसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड अ बैलेंस्ड लाइफ. नेक्स्ट, सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर एज गिवन बिलो. कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है अंडरस्टैंड योर इमोशंस, खुद के इमोशंस को समझो. नेक्स्ट स्टेप है रेशनलाइज. ठीक है, रैशनलाइज मतलब डू नॉट टेक डिसीजंस एब्रप्टली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग. ठीक है, आपको
खुद से लॉजिक लेना है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मत सोचो। रैशनल मतलब समथिंग हैविंग लॉजिक, कोई पीछे रीजन होना चाहिए उसके बिहाइंड, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। थर्ड इज प्रैक्टिस मतलब आपको क्या प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, योगा प्रैक्टिस करो, खुद को काम रखने की कोशिश करो, ठीक है। ये सब क्या है, सम स्टेप्स टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना है। सो यहाँ पर क्या गिवन है, बीइंग सेल्फ अवेयर मींस दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। खुद के बारे में अवेयर होना मतलब खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना, ठीक है। कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आपके जो वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ में बदल सकते हो, स्ट्रेंथ को एक एक्सेप्शनल टैलेंट में बदल सकते हो। कितनी मस्त लाइन लिखी हुई है ना। नेक्स्ट यहां पर क्या है, खुद को अगर पहचानना है तो क्या क्या पहचानो, खुद के बिलीव्स, ठीक है, खुद का बैकग्राउंड, खुद के ओपिनियंस, लाइक्स और डिसलाइक्स एंड आपकी जो वैल्यूज है उनको समझो। अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, व्हाट योर बिलीव्स आर, व्हाट योर ओपिनियंस आर, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट यू डू वेल and what you do not do well is important because only then you can actually measure your strengths and weaknesses. अब strength and weaknesses देखते हैं। strength and weaknesses में आ जाएगा, being self aware actually means knowing your inner strengths and hidden talents, that is skills and even weaknesses. ओके अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती है। आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, कॉन्फिडेंट एट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड प्लेइंग गिटार वेल। अभी वीकनेस क्या हो सकती है, मैथ्स अच्छे से सॉल्व नहीं होती, इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते एंड गेम्स और स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते या तो हमको अच्छा नहीं लगता। ओके नेक्स्ट इज टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझे। सो फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स मतलब अपनी एबिलिटीज को देखना। एबिलिटीज मतलब क्या होता है, समथिंग विच यू कैन डू। अभी यहाँ पर एबिलिटीज और भी डिटेल में देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे हम, ठीक है, एबिलिटीज और देखते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। आपकी स्ट्रेंथ्स कैसे फाइंड करते हैं हम, पहली चीज आप जिसमें हमेशा सक्सेसफुल हो उन चीजों के बारे में सोचो। सेकेंड अदर्स लाइक इन यू, मतलब दूसरे लोगों को आपके अंदर क्या अच्छा लगता है ये पहचानो। नेक्स्ट व्हाट यू डू वेल, आप क्या अच्छा कर लेते हो, ठीक है। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, आप क्या क्या सही से कर लेते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ऐसे करके हम स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीकनेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको क्या मुश्किल लगता है करने में, ठीक है, एट द एरियाज वेर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। नेक्स्ट लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव टू यू। फीडबैक लो लोगों का, ठीक है, पूछो उनसे कि क्या प्रॉब्लम्स है मेरे में। एंड ऑल्सो बी ओपन टू फीडबैक्स एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। ऐसा नहीं कि आपको कोई फीडबैक दे रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू परसीव इट, आप उसे परसीव ही नहीं करा, बोल रहे हट ये क्या बोल रहा है, मेरे अंदर ईगो है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर कैसे ईगो हो सकता है ठीक है। सो ये सब आप अगर फीडबैक को लोगे और एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, सो नथिंग विल वर्क आउट। ओके लर्न टू से आई डोंट नो। If you learn to say I don't know, you'll get a lot of doors open for the possibility that you'll get to know more. ठीक है, आपको नहीं आता है तभी तो आप सीखोगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, बोला था ना अभी डिफरेंस आएगा। इंटरेस्ट और एबिलिटीज में डिफरेंस क्या है। इंटरेस्ट मतलब आप जो करना चाहते हो, जो आप जो करना चाहते हो। एबिलिटीज मतलब कर, यहां पर क्या है, करना चाहते हो, यहां क्या है, कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो एंड क्या करना चाहते हो। यहां पर क्या, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू हैप्पीली विदाउट इवन समवन फोर्सिंग यू टू डू दैट। एंड ये क्या है, एक एक्वायर्ड या फिर नेचुरल कैपेसिटी। नेक्स्ट थिंग्स यू आर कंटिन्यूसली क्यूरियस अबाउट और यू वुड डू इवन इफ समवन डजंट आस्क यू टू डू दैट, ठीक है। आप खुद से इंटरेस्टेड हो जिस चीज में इंटरेस्ट है वो, एंड कोई चीज जिसमें आप कंसिडरेबली प्रोफिशिएंट हो, ठीक है, आप उसे बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ओके एंड थिंग्स यू वांट टू लर्न एंड वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर, इंटरेस्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरेस्ट और एबिलिटी को लेके, ये वाला
when your interests do not match your abilities, you can either improve your abilities or follow some other path. इसका मतलब क्या है कि आप जो चाहते हो आप वो नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप जो चाहते हो वो आप नहीं कर पाते हो, तो या तो आप सीखो उस चीज को, या तो फिर आप उससे छोड़ ही दो अगर वो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ वो आपके हैबिट्स, मतलब आप जैसे सिंगिंग है, वो आप अपने गले को तो चेंज नहीं कर सकते हो ना। सो फॉर एग्जाम्पल यू लाइक म्यूजिक, ठीक है, यू लाइक टू सिंग, बट योर थ्रोट इज नॉट एट ऑल गुड, यू आर नॉट एट ऑल गुड एट सिंगिंग। तो उस केस में आपको अब आप क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ना वो आइडिया। यू हैव टू लुक एट सम बेटर आइडियाज। ओके, म्यूजिक कॉम्पोजिशन में चले जाओ, बट सिंगिंग नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सेल्फ मोटिवेशन इज simply the force within you that drives you to do things. खुद से अगर आप मोटिवेटेड हो ना किसी चीज में, तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती, ठीक है ना। बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशंस तो आती हैं और चले जाती हैं। खुद से मोटिवेट हो, अगर आपको इस बार सोच लिया है कि भाई मैं 95-96% लाऊंगा, सो यू विल गेट इट। लाऊंगा या लाऊंगी, कोई भी, यू विल गेट इट इफ यू ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, self motivation is what pushes us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life. Okay, it is our ability to do things that need to be done without someone or something influences us. किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट में आने से हटकर अगर आप खुद से अगर अफेक्टेड हो, खुद की मोटिवेशन से अफेक्टेड हो, तो सेल्फ मोटिवेशन है। ये डिटो क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर में आ रखा है, यस और नो, हमने सॉल्व किया था, आया था कि नहीं आया था, नाम चेंज हुआ था बस, ये रेखा नहीं था शायद नाम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर अ डांस क्लासेस, देन शी कम्स बैक टू होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी डज ऑल दिस बाय हरसेल्फ एंड नो वन टेल्स हर टू डू दिस। दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से ऐसे आते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ। सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या आ जाएगी, इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। इंटरनल मोटिवेशन मतलब खुद से जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है उसके लिए आपको इंटरनली आप मोटिवेटेड होते हो, ठीक है, बिकॉज यूल फील इधर हैप्पी, यूल गेट हैप्पीनेस, और यूल फील हेल्दी, और यूल फील गुड अबाउट डूइंग दैट, ठीक है, जब भी आप वो चीज़ें करते हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब आप किसी चीज को, अगर आप किसी रेस्पेक्टेबल इंसान को फॉलो करते हैं एंड वो पाथ को आप देखते हो कि वो कैसे जा रहे हैं, देन यू विल गेट इंस्पायर्ड कि अच्छा मैं भी वैसे करूँगा, ठीक है। सो दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव अस रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन, ठीक है। For example, Suresh participated in a 100-meter race and won a prize. This motivated him to go for a practice every morning. Right? Next, qualities of self-motivated people. क्या होती है qualities? They know what they want from their life. ठीक है, मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में उन्हें पता होता है। They are focused. उनके पास एक ही फोकस होता है। कहते हैं ना, जिसके ज्यादा होंगे गोल वो हो जाएगा गोल गोल, वो घूमेगा गोल गोल, ठीक है। सो दे आर मोटिवेटेड, दे आर फोकस्ड, ओके, दे नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ, दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज करना आता है, एंड दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। रात हो जाए दिन हो जाए, अगर एक बार ठान लिया कि करना है, तो डेडिकेशन है आपको आपकी सक्सेस दिलाती है, ठीक है। आपने अगर कोई चीज ठान लिया ना यार कि आज मैंने सोच लिया है कि ये डिसीजन अगर मैंने ले लिया है तो मतलब मुझे ये करना पड़ेगा अगर मेरे हाथ में है तो, ठीक है। सो डेडिकेशन जिसके पास होते हैं ना, वो बंदा कभी भी पीछे नहीं होता है, he'll always become सक्सेसफुल, ठीक है, क्योंकि हार्डवर्क और डेडिकेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जो कहीं भी आपको आगे ले जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, स्मार्ट से। स्मार्ट में क्या होता है ये देख लो, फुल फॉर्म आया था, उन्होंने पूछा था कि ए से क्या होता है, तो स्मार्ट पूरा ही हम देख लेते हैं। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है, टाइम बाउंड। नेक्स्ट स्लाइड पे होगा, ओके। और इसका मतलब भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक मतलब समथिंग विच इज स्पेसिफिक एंड क्लियर, ओके, एक क्लियर गोल होना चाहिए आपके पास, मतलब आपके पास कुछ क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए कि कौन इसमें इवॉल्व है, आप क्या करने वाले हो, कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, कैसे फिनिश करोगे, आप कैसे इसे यूज करने वाले हो, एंड ये क्यों कर क्यों रहे हो,
ठीक है, ये स्पेसिफिक आपको ये क्वेश्चंस पता होना चाहिए। ओके, ऐसा गोल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितना, कैसे, कितना बड़ा गोल है ये। ओके, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप सोच लो। अचीवेबल मतलब हाँ, कोई बहुत बड़ा गोल है कि मुझे अगर आईएएस बनना है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि मुझे 11th में ऐसे परफॉर्म करना है, मुझे 12th में इतना पढ़ना है, मुझे ये ऐसे करके डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बोलो मैं आईएएस बनना है, मैं अभी आईएएस का करना है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यू हैव टू डिवाइड इट। रियलिस्टिक मतलब अ रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड्स। वही, इट शुड हैव समथिंग कि आप उस पर काम कर सको। ऐसा नहीं कि आप कोई भी आप बोल दो कि मुझे चांद पे, नहीं यार, इलॉन मस्क वो भी कर सकता है। अब मैं बोलूँ कि मुझे सन से पानी निकालना है, तो ये रियलिस्टिक नहीं वाला है यार। मतलब समझो, भावनाओं को समझो यार, दिल से भावनाओं को समझो मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम बाउंड मतलब भाई वो इन्फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो, ऐसा तो गोल ही ना हो फिर। ठीक है, आपका गोल ही हो कि मुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 100 ईयर्स का ये डालना है कि मैं 100 ईयर्स से ऊपर चले गया। मतलब कोई ऐसा गोल होना चाहिए जो टाइम बाउंड हो। ठीक है, इट हैज अ टाइम फ्रेम। आपने एक हफ्ते में अचीव करना है, एक महीने में अचीव करना है, ऐसे करके यू शुड हैव दैट। ओके, स्मार्ट गोल्स शुड हैव अ टाइम फ्रेम बाय विच द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड। दिस एनकरेजेस अस टू टेक द एक्शंस टू कंप्लीटली फुलफिल द गोल्स। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास आता रहेगा वैसे आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो ये करना है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू, क्या क्या हेल्प करता है आपको। टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा ना, आप ये चीजें देखो, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। ठीक है, आपको डेली टाइम टेबल आपका मिल जाएगा। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, एंड उसके बाद आप वैसे ही प्रायोरिटाइज कर पाओगे चीज़ों को। आप होमवर्क और असाइनमेंट्स टाइम पे कर पाओगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा। नेक्स्ट, 4 स्टेप्स जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में आता है: ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, कंट्रोल करना और ट्रैक करना, ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट, टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टिप्स क्या है? अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है, पोस्टपोन मतलब आप ये अपने अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, उसे हटा दो। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखो आप। ठीक है, ताकि आप उसमें टाइम ना वेस्ट करो। डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन, जहाँ पर आपको फालतू की चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है। यू शुड हैव अ येस और नो अप्रोच इन लाइफ। आप कोई अगर टास्क कर रहे हो, अगर मैं सोच लिया मुझे आईआईटी क्रैक करना है, तो येस और नो अप्रोच मतलब आईआईटी के लिए मुझे क्या काम करना है, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को हेल्प करेगा आईआईटी क्रैक करने में कि नहीं। येस और नो, करेगा तो फिर मैं वो काम करूंगा, नहीं करेगा तो छोड़ दूंगा। ठीक है, येस और नो अप्रोच ऐसे। So develop a no disturbance zone where you can sit and complete important tasks. Use waiting time productively. ठीक है, कहीं भी अगर आपको रुकना पड़ रहा है या फिर कुछ कहीं पर ऐसा टाइम जा रहा है जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे तो प्रोडक्टिव नहीं हुआ ना। ऑलवेज हैव थिंग्स कि आप हर टाइम पे कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर सको कि आपका टाइम प्रोडक्टिव रहे। टू डू लिस्ट होनी चाहिए, दिन पे क्या करना है, प्लान्स होने चाहिए। प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को और यूजलेस एक्टिविटीज को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिप्लेस करो। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया है पहला पार्ट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अब आ जाता है आईसीटी स्किल्स पे। जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट कर दिया, आईसीटी स्किल्स पे आ जाता है। ठीक है, 30 मिनट में हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अपना सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आईसीटी स्किल्स में देखते हैं हम, information can be recorded or stored in many ways, that is hand written on paper, written using a typewriter and so on. देखो, आईसीटी स्किल्स बहुत इजी होगा। ठीक है, आपको बस ये थोड़ी चीज़ें समझनी है और कुछ जो इसमें पॉइंट्स आएंगे मैं बताऊंगा उनको याद भी करना पड़ सकता है। आईसीटी स्किल्स कैन हेल्प अस कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद अ फैमिली। 3 चीज़ें: कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस, स्टे कनेक्टेड विद अ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, अब आ जाता है, अब देखते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर
अब देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है आपका ढांचा कंप्यूटर का, या तो एक आप मोबाइल देख रहे हो तो पूरा का पूरा ऊपर जो दिखता है हमें वो हार्डवेयर है, अंदर जो कोड चलता है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में दो चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। फिजिकल पार्ट्स विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर, एंड द सॉफ्टवेयर इज something which we cannot see and it mostly makes functioning of the hardware, ठीक है। एग्जाम्पल हार्डवेयर का सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स यही अभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज करता हूँ, जैसे ऑडिशन, ऑडेसिटी, ये सब क्या है, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स है, ओके। हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं, आप खुद ही बताओ। हार्डवेयर फंक्शन नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एक और ये बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना तो कंप्यूटर सिस्टम चलेगा ही नहीं। जैसे विंडोज हो गया, मैक, ठीक है। सो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज 11, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सुन एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। जैसे हम एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एक सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर द लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स आर उबुंटू, ठीक है, उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस, करेक्ट। नेक्स्ट, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर व्हेन इट स्टार्ट्स। सबसे पहले बायस होता है। बायस बहुत लाइक आपने कभी कभी सुना होगा कि F12 दबा के बायस को एक्सेस करो, ठीक है, जब आप रिबूट कर रहे होते हो। सो बायस इज बेसिक इनपुट, ये फॉर्मूला याद रख लो, सॉरी फॉर्मूला नहीं, इसका फुल फॉर्म याद रख लो, क्या पता पूछ ले इसी को। बायस इज बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। So a computer automatically runs a basic program as soon as the computer starts, ठीक है, वो होता है bias, okay। The bias first does a self test, okay, and then उसके बाद जब सिस्टम एकदम सही होता है तो bias पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है बट bias एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि मैनेज करता है सॉफ्टवेयर वगैरह और सबको, ओके। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल उबुंटू इज नाउ रेडी टू टेक यूजर इनपुट्स, ओके, ठीक है। एक बार कंप्यूटर स्टार्ट हो गया तो इनपुट्स वगैरह जो भी है टास्क करने लग जाएगा। बेसिक फंक्शंस क्या है, एक और फंक्शन है लॉग इन लॉग आउट, एक्सेस कर सकते हैं हम पासवर्ड अगर हमें पता हो तो, चीज़ों को एक्सेस करते हैं कंप्यूटर पे, वो होता है लॉग इन लॉग आउट। देन शटिंग अ कंप्यूटर, व्हेन यू क्लिक द शट डाउन बटन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर। कितना बेसिक चीज़ है ना। नेक्स्ट इज यूजिंग कीबोर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर में, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से भी आ सकता है। तो फंक्शन कीज क्या है, F1 से F12 तक फंक्शन कीज है, ओके। कंट्रोल कीज क्या है हमारे पास, कंट्रोल कीज है CTRL यानी कंट्रोल वाला जो की होता है हमारे पास, देन शिफ्ट की होता है, स्पेस बार होता है, ऑल्ट की होता है, कैप्स लॉक होता है, टैब होता है, ये सारी कंट्रोल कीज है। एंटर की, एंटर मतलब ये एक एंटर वाली की होती है, रिटर्न वाली की होती है, ये सारी एंटर कीज बोलते हैं, ओके। द लेबल ऑन दिस की कैन बी एंटर और रिटर्न। कुछ कंप्यूटर्स में रिटर्न करके होता है, कुछ कंप्यूटर्स में एंटर लिखा होता है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में आपको एंटर करके की दिखेगी, ठीक है, बड़ी वाली जो की होती है। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज मतलब ये सेमी कॉलन, ओके, ये सेमी कॉलन, ये कॉलन, क्वेश्चन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ये सारे क्या हो गए, पंक्चुएशन कीज हो गए। और क्या होता है नेविगेशन कीज, मतलब होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये सारी नेविगेशन कीज हो गई। नेक्स्ट कमांड कीज, कमांड कीज मतलब इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस, या ये सारी क्या हो गई कमांड कीज। देन विंडोज की मतलब ये कौन सी कीज है, जैसे ये जो विंडो वाली की होती है ना, मैक में क्या होता है, मैक में कमांड की होती है, ठीक है, सॉरी वो तो कंट्रोल के लिए होती है। सो हम बेसिकली विंडोज की देख लेते हैं। विंडोज की क्या है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड आफ्टर वी प्रेस दिस की इट ओपन्स अ स्टार्ट मेन्यू, मोस्ट ऑफ जो विंडोज के रिलीजेस है उनमें। अब एक माउस क्या होता है, माउस में एक लेफ्ट बटन, राइट बटन होता है, स्क्रॉल होता है। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है। अब इसमें माउस के फंक्शन क्या होता है, रोल ओवर और होवर, मतलब आप ये माउस को ऊपर नीचे करोगे अगर इसका जो स्क्रॉल वाला बटन है तो इट विल स्क्रॉल अप।
ठीक है, स्क्रॉल अप और डाउन, एंड आप इसे होवर भी कर सकते हो। रोल ओवर होवर का मतलब ये हो गया ना, स्क्रॉल नहीं हुआ उसका मतलब ये हो कि आप एक माउस को बस है ना मूव कर रहे हो, मतलब आप बस उससे माउस को एक सरफेस पे मूव कर रहे हो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो हो गया रोल ओवर। ठीक है, नेक्स्ट इज उससे आप क्या कर सकते हो ना, चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो विदाउट क्लिकिंग ऑन देम, अब बस चीज़ों को पॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक मतलब आपने रोल ओवर करके किसी चीज़ के ऊपर अपना कर्सर लिया है और उसके बाद क्लिक कर देना, ठीक है, लेफ्ट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब वही किसी चीज़ को होल्ड करके माउस बटन दबा के रखो एंड उसके बाद कहीं नई लोकेशन पे आके रिलीज कर दो। डबल क्लिक मतलब यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्विकली क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इज नोन एज डबल क्लिकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सैम्पल पेपर में। सो यहाँ से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये फाइल्स और फोल्डर्स में क्या होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है बताओ, .txt। ठीक है, .txt, ठीक है, यहाँ पर गिवन है .txt मतलब टेक्स्ट फाइल होती है और वो नोटपैड के लिए होता है। अभी आप ट्राई करके देखो, नोटपैड की एक फाइल क्रिएट करोगे तो टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी। देन .docs, .xls, ठीक है, ये वर्ड के लिए होता है। XLS किसके लिए होता है, एक्सेल फाइल्स के लिए। .jpg और .png किसके लिए होता है, इमेज फाइल के लिए। साउंड फाइल्स के लिए .wav, वेव फाइल, जो कि हाई अमाउंट ऑफ लाइक हाई आपका साउंड क्वालिटी होगा तो वेव फाइल यूज होती है, वरना फिर MP3 भी एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, MP4 वीडियो फाइल फॉर्मेट है। देन एक फोल्डर क्या होता है, इट इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक डेलिकेट मशीन होती है, ठीक है, ये तो हम एग्री करते हैं, और उसमें बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। अब उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी केयर करना जरूरी है ना, ताकि उनमें डस्ट या फिर डैमेज ना हो जाए। भाई डेलिकेट मशीन है, महंगी है, अब पैसा पता है पापा जी का है, बट वेस्ट थोड़ी करना है, तो हम केयरलेस नहीं हो सकते इस केस में। ओके, और एफिशिएंटली हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, वरना फिर हमारी जो मशीन है वो एफिशिएंट नहीं रहेगी अगर वो टाइम के साथ डस्ट वगैरह और डैमेज होते जाएगी। ठीक है, तो बेसिक टिप्स क्या है चीज़ों को केयर रखने के लिए, हम डिफरेंट हार्डवेयर चीज़ों को देखते हैं कि कैसे केयर करना है। सबसे पहले कीबोर्ड को कैसे केयर करना है कि सॉफ्ट ब्रशेस को यूज करो, ठीक है, एंड यहाँ पर आप कीबोर्ड में उसकी कीज को साफ कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट ब्रशेस यूज करो एंड क्लीन द कीज। क्रम्स कैन डैमेज द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कीबोर्ड। ठीक है, बीच बीच में जो द डस्ट क्रम्स बन जाते हैं, दे कैन डैमेज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन में कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, यू कैन वाइप द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन में कैसे आप क्लीन कर सकते हो, आप स्क्रीन को वाइप करो, ठीक है, सॉफ्ट क्लोथ से, एंड रिमूव द फिंगर मार्क्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, एकदम क्लीन कर दो। जेल्स भी आते हैं, ठीक है, स्क्रीन क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद द फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, आपको केयरफुल रहना है कि आप कोई भी लिक्विड को आप ना डाल दो, क्योंकि इट कैन स्पॉइल बियॉन्ड द रिपेयर, मतलब ऐसा स्पॉइल कर सकता है कि फिर आपका डिवाइस रिपेयर ही ना हो। ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट इज इवन अ शॉर्ट फॉल, मतलब हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। अगर ये ऊपर से गिर गया कहीं पर तो इवन अ शॉर्ट फॉल कैन डैमेज द स्क्रीन और द हार्ड डिस्क एंड मेक द डिवाइस यूजलेस। अगर हार्ड डिस्क चली गई या तो स्क्रीन चली गई तो डिवाइस का पूरा फंक्शन ही खराब हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ कवर, ठीक है, और कोई भी प्रोटेक्शन जो कि आपके डिवाइसेस को सेव करे, ठीक है, फ्रॉम डैमेज। नेक्स्ट इज यू हैव टू कीप द कंप्यूटर कूल। ओके, इफ यू कीप द कंप्यूटर कूल तो ये ओवरहीट नहीं होगा। ठीक है, अगर ओवरहीट होता है तो क्या होता है, इफ द सीपीयू गेट्स ओवरहीटेड, सीपीयू हैज एन इंटरनल फैन टू कीप इट कूल। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो फैन डैमेज ना हो, और वो फैन अगर रहेगा तो सीपीयू को कूल करते रहेगा। ठीक है, उतना ही अच्छा सीपीयू फंक्शन करेगा अगर वो कूल रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, दैट इज डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। यहां से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, सैंपल पेपर देखा ना, यहां से ही क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, इसलिए मैं बोला कि ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्या क्वेश्चन आया था कि इफ यू ओवरचार्ज योर बैटरी देन क्या होगा, सो इट विल ओवरहीट। ठीक है, ओवरहीट द बैटरी, यहाँ पर ये होगा। सो इसलिए मैंने पॉइंट्स भी लिख रखे हैं। डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरी इफ वी लीव द डिवाइस प्लग्ड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तब क्या होगा, इट विल ओवरहीट द बैटरी
एंड ऑलवेज अनप्लग द डिवाइस वंस इट इज 100% चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें देखने के। नेक्स्ट इज डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। अगर क्या करोगे, इफ यू रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम अ कंप्यूटर कैन बिकम स्लो और इवन इट विल क्रैश। ठीक है, ये पॉइंट्स थे देखने के। अभी क्या है, मेंटेनेंस आपको करना चाहिए अपने कंप्यूटर का। मेंटेनेंस कैसे, यू शुड हैव अ शेड्यूल फॉर मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस करो, वीकली मेंटेनेंस करो और मंथली मेंटेनेंस करो। डेली का कैसे, इनबॉक्स वगैरह क्लियर करो ईमेल के, ठीक है, ईमेल के अटैचमेंट्स डाउनलोड करो और फिर उसे प्रॉपरली फोल्डर्स में डाल दो। अभी आप लोगों को तो ये सब ज़रूरत नहीं होता होगा, ठीक है, कि ईमेल्स इतने तो ज़्यादा आते नहीं है कि आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़े। जब हंड्रेड्स ऑफ ईमेल अगर आपको आएंगे तो आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यार, ठीक है, वही ये बोलना चाहता है। नेक्स्ट इज वीकली मेंटेनेंस। वीकली मतलब अपने कीबोर्ड को क्लियर करो, अपने मॉनिटर को क्लीन करो, ठीक है, कीबोर्ड को क्लीन करो, मॉनिटर को क्लीन करो, सीपीयू की डस्ट हटा दो, प्रिंटर की डस्ट हटा दो एंड बैकअप वगैरह करो अपने डेटा को। फिर मंथली मेंटेनेंस क्या है कि फोटोग्राफ्स, ट्रांसफॉर्म फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव। अच्छा, ये ऑनलाइन प्लेसेस में से हटाने के लिए बोल रहा है और अपने लोकल स्टोरेज में डालने को बोल रहा है। ऑर्गेनाइज फोटोज इनटू फोल्डर्स और एल्बम्स, ठीक है, जो भी फोटोज है उनको फोल्डर और एल्बम्स में डिवाइड कर दो। डाउनलोड फोल्डर को क्लियर करो, सबका डाउनलोड फोल्डर भरा ही रहता है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, अनइंस्टॉल द अनयूज्ड प्रोग्राम्स। जो आप प्रोग्राम यूज नहीं करते उन्हें अनइंस्टॉल कर दो और ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर दो। डिस्क क्लीनर रन करो, ठीक है, एंड ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, डिस्क क्लीनर तो रन करना चाहिए। जिसके पास कंप्यूटर है यहाँ पर जो यूज़ करता है, ही शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। डिस्क क्लीनर अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, फुल सिस्टम वायरस का स्कैन करो। हाँ, ठीक है, आप अगर कोई भी एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह ज़्यादा डाउनलोड करते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, सोशल मीडिया पे ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करो और क्लीन करो। अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस की रिन्यू वगैरह करवाओ, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। अब बस ऊपर से हम लोग जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं इसे, ताकि कहीं से क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली इसे समझ के डाल दें। अब क्या है, हमें डेटा को बैकअप करना चाहिए। क्यों, कंप्यूटर्स कैन क्रैश, ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स एंड नेचुरल डिजास्टर में हैपन सच एज फ्लड्स और एटसेट्रा। सो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन सिक्योर है, इसके लिए आपको बैकअप सोर्सेस ऑनलाइन बना देने चाहिए, सो दैट द बिजनेस कैन कंटिन्यू टू फंक्शन स्मूथली एंड देयर कस्टमर्स डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। आपको वायरसेस वगैरह क्लीन करते रहना चाहिए ताकि अटैक्स ना हो, इसलिए आपको इंस्टॉल कर देना चाहिए एंटीवायरस एंड अनइंस्टॉल करना चाहिए एनी सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड आपको सस्पिशियस लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस अगर कंप्यूटर की कम होते जा रही है तो उसे इंक्रीज करना है। कैसे, आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस जो होती है ना, उससे परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्ट होती है। जितना ज़्यादा आपकी हार्ड डिस्क बढ़ती जाएगी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा फाइल से तो उन्हें हटा दो, कोई क्लीनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करो अननेसेसरी फाइल्स को हटाने के लिए। नेक्स्ट, रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। स्पैम को कैसे हटाना है, सो स्पैम होता क्या है, एनी ईमेल्स, ठीक है, समटाइम्स वी गेट ईमेल्स फ्रॉम कंपनीज हु आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू टू देयर सर्विस सच एज मेल्स, सच मेल्स आर कॉल्ड स्पैम मेल्स, ठीक है। कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें जो आपके काम की नहीं है बट आपको एक अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं जिससे आप कोई ना कोई एक ऐसे जाल में फंस जाओ कि आपको वो यूज़ कर सके या तो प्रॉफिट ले सके, दैट इज अ स्पैम मेल, ठीक है। वी शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू अ स्पैम मेल। बेसिकली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वी शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू अ स्पैम मेल एंड डिलीट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोई भी स्पैम आते हैं तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे डिलीट करो। कुछ तो ऐसे आते रहते हैं, मेरी मेल पे आते हैं कि आपको इतने का आपने बिल पे किया है, ठीक है, $110 $120 प्रोसेस नहीं हो पाया या तो आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं, अकाउंट डिटेल्स तो ये, वाह भाई, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन टू वेज। देयर आर टू वेज, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गायब हो सकती है या तो लीक हो सकती है। क्या है, आप खुद ही केयरफुल नहीं हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे आप डाल देते हो किसी ना किसी तरीके से। अब इंटरनेट है, एक्सेस तो हो ही सकता है, और अनसिक्योर साइट्स पे डाल देते हो तो फिर गलत तरीके से यूज भी हो सकता है। सो व्हेन वी आर नॉट केयरफुल, पहली चीज। सेकंड चीज क्या हो सकती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को मिल गई, यानी कोई सिस्टम हैक वगैरह। सो
इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, अगर आप कोई भी साइबर कैफेज वगैरह में जाओ तो पहले लॉग आउट करो, तब जाके लीव करो। एंड बेसिकली आपको अपने कंप्यूटर को एक अच्छे पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वी शुड नेवर लीव अवर कंप्यूटर लॉग्ड इन, ठीक है, लॉग आउट करके हमें छोड़ना चाहिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज अबाउट मेजर्स वी टेक टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। बेसिक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक कंप्यूटर को क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? थ्रेट्स आर द वेज इन विच अ पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट आवर नॉलेज, ठीक है। बिना अपनी नॉलेज के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, ठीक है, इंटरनेट पे। तो ऐसे क्या थ्रेट्स है हमारे पास? पहला, थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, और हार्डवेयर। एंड दीज मे बी 3 टाइप्स ऑफ थेफ्ट्स। एक क्या है? फिजिकल थेफ्ट, वेर अ पर्सन और पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप का कंप्यूटर चुरा लिया तो लैपटॉप चुरा लिया, तो फिजिकल, ये क्या हो गया? एक थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी हो गई। तो ये 3 टाइप ऑफ चोरी है। फिजिकल चोरी हो गई, आइडेंटिटी, ठीक है। एक हैकर क्या करता है? आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब इंस्टा अगर हैक कर लिया तो आपकी आइडेंटिटी दो को लगेगा कि ये हमारी आइडेंटिटी, मतलब ये अपना दोस्ती तो बोल रहा है हमसे, बट एक्चुअल में पीछे कोई और होता है, ठीक है। अब वो आपसे उधार मांगेगा अपनी इंस्टा आईडी से, ऐसे करके हैक कर लेता है। तो पर्सनल इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म भी कर सकता है वैसे, ठीक है, आइडेंटिटी हैक करके। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। दिस इज स्टीलिंग अ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर। ये तो बहुत जगह देखा भी होगा आपने, इतनी सारी साइट्स है जो कि क्या करती है, सॉफ्टवेयर्स को आपको पायरेटेड वर्जन्स देती है। सो दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, और ये भी एक चोरी हुई ना ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी चीज है वायरस, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रेड्स में 2 पार्ट है, एक तो चोरी, दूसरा एक और वायरस। वायरस क्या होता है? एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। और क्या कर सकता है? आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, ओके, विच इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। अब मेजर टाइप ऑफ वायरसेस क्या है? एक तो वॉर्म्स है और एक तो ट्रोजन हॉर्स, ओके। वॉर्म्स क्या होता है? ये होते हैं एक टाइप ऑफ वायरस जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, एंड स्प्रेड फ्रॉम वन फाइल वंस दे अटैक द कंप्यूटर टू ऑल द फाइल्स, ठीक है। एक फाइल से सारी फाइल्स में स्प्रेड हो जाते हैं, एंड बहुत मुश्किल हो जाता है उसे हटाना, क्योंकि वो डेवलप ही ऐसे हो जाते हैं कि पूरे फाइल्स में आ जाते हैं। हम सारी फाइल्स डिलीट थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? इट डिसगाइजेस इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब, डिसगाइजेस का मतलब कि आपको एक ऐसा लगेगा कि आपका एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसा नाम होगा, उसका आइकन होगा, बट एक्चुअल में क्या होता है? वो एक वायरस होता है और वो आपके डेटा को पीछे पीछे खा रहा होता है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, बट वो पीछे पीछे आपको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रेडेटर। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपको ट्रैप कर लेते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे ट्रैप करते हैं, मतलब पर्सनल चीज़ों में, जैसे रिलेशनशिप्स वगैरह में, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं ऑनलाइन। इंस्टा वगैरह यूज़ करते हैं जो लोग वहाँ से, तो ऐसे आपको स्ट्रेंजर से इसलिए बात ही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनेट स्कैम्स। समटाइम्स यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर सेइंग दैट यू हैव वॉन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड लॉटरी एंड ऑल। सो आपको उसे क्लेम करना है, तो फिर आप इस नंबर पे ही अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह भेजो, ठीक है, फिर वहाँ से वो आपकी डेटा ले लेते हैं, ओके। तो ये स्कैम्स हो गए, ओके। तो ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स चलते हैं अभी भी कैलकाटा वगैरह में, ऐसे बहुत सारे स्कैम सेंटर्स, दिल्ली, कैलकाटा, ये सब हब हुआ करते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्रोटेक्टिंग योर डेटा, ठीक है। प्रोटेक्टिंग योर डेटा में क्या क्या आएगा? कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने डेटा को? सबसे पहले पासवर्ड्स यूज करो टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। आप एक अच्छा पासवर्ड डालो जिसमें कॉम्बिनेशन हो डिफरेंट स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ सिक्योर साइट से उन पे जाओ जिनमें एसएसएल सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, एचटीटीपीएस, ठीक है, जिसमें एचटीटीपीएस है उस पे जाओ। एचटीटीपी वाली साइट से वो सिक्योर नहीं होती। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एस मतलब सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वाली साइट्स पे जाओ, एचटीटीपी पे मत जाओ, ठीक है, दे आर नॉट सिक्योर। उनके पास एसएसएल नहीं होता। एसएसएल एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी सिक्योरिटी को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट इज इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरफॉल, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो और फायरफॉल लगाओ ताकि आपको कोई अटैक ना कर सके,
ठीक है। सो एंटीवायरस क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और क्लीन कर देते हैं वायरसेस को पहले ही, ओके, बेसिक पैटर्न्स को यूज करके। देन एनक्रिप्ट डेटा, ठीक है, डेटा को आप नॉर्मल फॉर्म में रखोगे तो आप क्या कर सकते हो ना, एक थ्रेट प्रोड्यूस कर सकते हो कि दूसरे लोग उसे यूज कर ले। अगर आप उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखोगे तो यू विल हैव द होल एबिलिटी टू कंट्रोल योर डेटा, ठीक है। सो एग्जांपल्स क्या है, बिट लॉकर विंडोज का होता है एक, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। उसके लिए आपको फिर पासवर्ड चाहिए होता है डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है, डिक्रिप्शन के लिए, नॉट डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट आ जाता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गए। अभी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, ये थोड़ा छोटा है, अब ये देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में क्या है कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज, एंटरप्रेन्योरशिप बोला है यहाँ पर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टाइप ऑफ self employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for the ways to make the business better, to make profits। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, खुद का कुछ करना, ठीक है। किसी के नौकर क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है। नौकरी कौन करता है, जो नौकर होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, बिजनेस करता है, यानी खुद के मालिक होते हैं वो, ठीक है, मालिक ही करता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि खुद से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ओके, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। जहां पर आप एक बिजनेस रन करते हो या तो कोई स्टार्टअप रन करते हो ताकि आप दूसरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें सॉल्व करो, लोगों की नीड्स को पहचानो, उन्हें सॉल्व करो और फिर उसी बिजनेस से आप प्रॉफिट भी कमा लो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सस्टेन तो करना है ना अपने आप को। एंड एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हर कोई एक एंटरप्रेन्योर है, बट डिफरेंट साइज में है, डिफरेंट टास्क में है, वो अपने आप को पहचानते भी नहीं है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज क्या होती हैं, क्वालिटीज, ठीक है, ओके, ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ओके। क्वालिटीज बेसिकली हम देखते हैं, क्वालिटीज में क्या आएगा, क्वालिटीज में आएगा कि दे आर कॉन्फिडेंट, ओके, they are patient, they have new ideas for their business, they keep trying for new ideas, they are creative, ठीक है, ये हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा, क्वालिटीज सिर्फ लिखता है, क्वालिटीज, they are creative, okay, they are creative, they take responsibility for their actions and they take decisions after thinking about them, also they work very hard, they do not give up when they face a difficulty। तो ये सारे बेसिक क्या है, अपनी क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज हो गई। अब ये एक मार्केट कैसे काम करता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नीड जनरेट होती है, ठीक है। समझ लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्याज का, ठीक है, वेजिटेबल है एक, प्याज का, अनियन का एग्जांपल लेता है। सो अनियन में क्या होगा, हमको अनियन की नीड जनरेट हुई समझो, ठीक है, सबको अनियन खाना है, ठीक है, प्याज सबको खानी है, तो उसकी नीड जनरेट हुई। अब वो नीड जनरेट होगी तो फिर मार्केट में वांट्स होंगी, ठीक है, कि भाई हमें चाहिए प्याज, चाहिए प्याज, चाहिए प्याज, चाहिए। तो फिर जब वो वांट जनरेट होगी पूरे मार्केट में, नीड पीपल जनरेट करेंगे, फिर वो वांट बन जाएगी, ठीक है, जैसे क्योंकि फूड में डलता है अनियन, एंड फिर वो अनियन की वांट जनरेट कर देगा और फिर वो डिमांड ऐसी जनरेट करेगा कि हम उसके प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। सो ऐसे करके, ऐसे डिमांड जितना हाई होगा, ठीक है, प्राइस भी उतना हाई जाएगा, ओके। तो ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, लोकल मार्केट्स एंड पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योर्स का ये एक सिस्टम है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स का। नाउ व्हाट टू डू, एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। ये क्वेश्चन आपको, आप बताओ कहाँ पर आया ये क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल पेपर में, ठीक है, आज ही डिस्कस किया था हमने, आज नहीं सॉरी कल डिस्कस किया था, ठीक है। सैंपल पेपर 2023 में आया हुआ है ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेसेस। तो क्या करते हैं वो, फुलफिल करते हैं कस्टमर नीड्स को, ठीक है, दे यूज लोकल मटेरियल्स, दे हेल्प सोसाइटी, दे क्रिएट जॉब्स, दे शेयर वेल्थ, दे लोअर द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये सारे क्या करते हैं वो, ये सारे काम करते हैं, ओके। तो ये किस में आया था, 2 मार्क वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है,
याद है ना, 4 उसमें मेंशन करने थे, हाफ ऑफ मार्क्स का एक था। ओके, तो ये सब ऐसे यहाँ से ही आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा का पूरा यहाँ से आता है। ये मैंने आपको जो मैं बोलता हूँ वो सारा मैं डेटा के हिसाब से ही बोलता हूँ, तो टेक इट सीरियसली, ठीक है। नाउ क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या हो जाएंगी? क्वालिटी इज अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव्स। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटीज इन अ पीपल आर हार्ड वर्किंग, नाइस, रूड, एटसेट्रा। अभी एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती है? ही इज अ हार्ड वर्किंग, ही और शी इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ऑप्टिमिज्म होता है, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग। इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स। एनर्जेटिक मीन्स एक्टिव, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो जो डिसीजन लेता है, ही और शी मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। परसिवरेंट, एक बार फेलियर हो गया तो ऐसा नहीं कि भाई सब खत्म हो गया। ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड, ओके फेलियर है, वी मस्ट पास दिस टाइम एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। नाउ फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस क्या हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर के? फंक्शंस इज मेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइडिंग द इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, ठीक है। ये फंक्शंस है। अब इसके नीचे का टेक्स्ट भी देख लो। डिसीजन लेना, बिजनेस को मैनेज करना, ओके, और इनकम को डिवाइड करना, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आया था? किसी एक लड़की का नाम था एंड इट वाज सेड दैट शी मैनेजेस द बिजनेस, शी मैनेजेस द बिजनेस, ओके। ये आपको ऑप्शन में था, ठीक है, तो हमने वो टिक किया था, शी मैनेजेस द बिजनेस। उसमें क्या क्या था? उसमें एक सिनेरियो दे दिया था कि वो 2 लोगों के साथ काम करती है, 2 पीपल वर्क अंडर हर, एंड वो सारा चीजें। अच्छा, ये रहा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखा, डायरेक्टली यहाँ से ही लिया गया है। ही और शी अरेंजेस फॉर द रॉ मटेरियल, हायर्स पीपल फॉर वर्क एंड टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू। दे आल्सो चेक इफ द प्लान इज बीइंग फॉलोड। तो वो क्या हो जाएगा? मैनेजिंग द बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे क्या है? दिस इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस और सेल और हाउ मच एंड वेयर टू सेल, ठीक है। दिस इज मेकिंग डिसीजंस। ऐसे करके सारे हैं। He or she spends money to buy materials, pay rents, building, salaries to people, etc. तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइडिंग इनकम। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। हमें क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा ना, वो ये नीचे वाला व्हाइट वाला बोलेगा, ठीक है, एंड आपको ब्लू वाले में आंसर देना है, ठीक है। आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या करता है? एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ्स देखते हैं। क्या क्या मिथ्स है? पहला मिथ है कि द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक। हाँ, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि हर एक बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, आज तक जो कभी हुआ नहीं ऐसा हो, तब जाके चलेगा बिजनेस। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग वो भी जैसे अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो टीचिंग इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज वेरी यूनिक, जरूरी नहीं है कि वो चले ना, ओके। बस आपका इंटेंशन, आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड समथिंग विच इज लाइक्ड बाय पीपल, और आपके खुद के डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज के लिए, तो इट वर्क्स वेल। पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट। उसको भी मॉडिफाई करके हम कुछ यूनिक अपना स्टाइल डाल सकते हैं ना चीजों में एक्सप्लेन करने का, या तो, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि वी नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिजनेस ऐसे स्टार्ट करोगे जिसमें आपको बहुत पैसे लगे। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, एक छोटे लेवल से, फिर धीरे धीरे उसको ऐसा बना सकते हो कि आप उसी पैसों को यूज़ करके अपना कैपिटल बढ़ाओ एंड उसको अपने में इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल इज अ मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, एंड कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, ओके। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, ओके। वो आप बाद में डेवलप कर सकते हो कैपिटल, एंड खुद को यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब खुद के उसी कैपिटल को यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस में। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट only a person having a big business is an entrepreneur. No, it is not right.
नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल, ठीक है, आप छोटे से छोटा काम भी करते हो तो भी वो बिजनेस है. ओके, इफ अ पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर नीड, दे आर एन एंटरप्रेन्योर. बेसिक डेफिनेशन इज दिस. मोस्ट बिजनेसेस स्टार्ट स्मॉल, इट बिकम्स बिग विद द हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, डेडिकेशन, ठीक है, एंड टाइम. ठीक है, टाइम भी लगता है यार चीज़ों में, सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता है. वी हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स. ओके, नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, अ मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड. इस पे तो क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड. राइट एंड स्मॉल अ स्टेटमेंट सेइंग यस और नो. सो मेरे तरफ से नो है, आप अपना स्टेटमेंट भी डाल सकते हो. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, ठीक है, आप उनको, ये सब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपके अंदर के थॉट्स को आगे लाते हैं. मेरे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है ना जो खुद से कोई ऐसी चीज करे जो उसे अच्छी लगती है एंड लोगों के नीड्स को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है, एंड दिस विल हेल्प समवन टू लर्न समथिंग, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता हो. और ऐसा कोई भी अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो डेडिकेशन के साथ, तो यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए बचपन से ही कोई गुजरात में ही पैदा होना ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है. सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डज वॉट एवर इट टेक्स टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल. ठीक है, डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज़ के लिए. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन. A career is a line of work that a person takes for life. There are two ways a person can earn a living, that is self-employment और wage employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद से अपने आप को एम्प्लॉय करना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप या तो कोई स्टार्टअप या तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना, ठीक है. वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब वही कहीं पर जॉब करना या तो नौकरी करना, ठीक है. अ पर्सन हु बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ कैरियर प्रोसेस. अभी आया था कि नहीं क्वेश्चन, आया था ना, यहाँ पर पूछा था कौन सा स्टेज है, तो ये सर्वाइव वाला स्टेज था. सेम ये वाली लाइन पूरी दे दी थी, ठीक है. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया सैम्पल पेपर में, फिर भी वापस देख लो. एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो, ये 3 स्टेप्स होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के करियर में, ठीक है. 3 स्टेप्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के करियर में. एंटर मतलब एक टाइम जब वो मार्केट में एंटर करता है और बिजनेस को समझने की कोशिश करता है, जैसे संजना ने अपनी एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर दिया लोकेलिटी में. देन सर्वाइव मतलब बहुत सारे कंपटीशन बढ़ने लग जाता है, तब एंटरप्रेन्योर को सर्वाइव करना पड़ता है, जैसे कि संजना ने सर्वाइव किया और साथ में वो थोड़ा सा एक्सपैंड भी करके 2 मोर फ्लोर पे, ठीक है, 2 मोर फ्लोर्स पे वो एक्सपैंड कर जाती है. देन ग्रो. ग्रो मतलब एक बार आपका बिजनेस स्टेबल हो गया तो फिर उसे एक्सपैंड करते जाना, यानी अब वो अलग अलग सिटीज में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, ठीक है, एंड देन शी विल एक्सपैंड हर बिजनेस, दैट इज ग्रोइंग हर बिजनेस. अब चलो स्टार्ट करते हैं ग्रीन स्किल्स, अपना यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स. ग्रीन स्किल्स में मोस्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है? ग्रीन स्किल्स में मोस्टली हम लोग एसडीजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. जो हमने प्रोजेक्ट साइकिल में हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग में पढ़ा था ना, डिट्टो वही पढ़ना है, ठीक है, डिट्टो वही पढ़ना है, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. मोस्टली अभी स्लाइड्स को रीडिंग पक्का करनी है आपको. तो जैसे हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या था? द डेवलपमेंट विच सैटिस्फाइज द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर. वही पुरानी वाली डेफिनेशन. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? 17 गोल्स थे जो यूएन ने अनाउंस किए थे. 2 मीटिंग्स हुई थी, एक 2015 में जो कि मेन न्यूयॉर्क में समिट हुई थी जहां पर ये अनाउंस किया गया था, और एक पुरानी अर्थ समिट हुई थी पहले 1992 में जहां पर ये इनको कंसिडर किया था कि ऐसे इश्यूज बन रहे हैं. बट मेन जो अपने एसडीजीज जो स्टार्ट किए गए वो 2015 में न्यूयॉर्क की जो समिट हुई थी उसमें हुआ था, ठीक है. ये जो 1992 वाली ब्राज़ील में हुई थी, दैट इज़ रियो डी जेनेरियो के अंदर. नेक्स्ट, ये सारे गोल्स हैं अपने पास. इसमें से जैसे मैंने प्रॉब्लम स्कोपिंग में बताया था कि आपको इसमें से कौन से करने हैं. मेनली जो पहली रो है उसको थोड़ा अच्छे से करना. बाकी इसमें जो जैसे ये हो गया, आपको जो मैंने रिलेशन करने को बोला है ना, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें क्लियर हो जाए, जैसे क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑफ, जो आप नॉर्मली सुनते रहते हो, ये सारी चीज़ें करना. और एसडीजी में आप सारे याद तो कर नहीं पाओगे, तो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ना उससे आपको याद होगा, ठीक है. वो तरीका है एसडीजीज को याद करने का. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इकोनॉमिकली तो हर कंट्री डेवलप होते जा रही है. अब इकोनॉमिकली आप डेवलप करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या होगा? वो डिप्लीट होते जाएंगे. अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन है वो क्या करेगी फिर? वो खाएगी क्या? सो
फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ऐसे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे कि हमारी प्रेजेंट जो डेवलपमेंट है उससे हमारे रिसोर्सेज को प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉट इनटू प्ले। और ये कब पॉसिबल है? जब हर इंडिविजुअल ऐसी प्रैक्टिसेस करे ताकि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बिल्ड कर पाए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये डेफिनेशन वही वाली। ओके, और ये जो डेफिनेशन गिवन है ना, डेवलपमेंट फॉर द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर, ये जो गिवन है ना, ये दिस वाज गिवन बाय वर्ल्ड कमीशन। ये ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी एसडीजीज के बारे में, तो उस रिपोर्ट से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल भी दिया गया कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर की ओर जा सकते हो। एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है ना, आप विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स आप बहुत अच्छे से आउटपुट दे सकते हो अपनी आपकी जो भी क्रॉप है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? प्रॉब्लम क्या क्या होती है? पहली चीज़ फूड। फूड में क्या होता है, अब जैसे आप केमिकल्स यूज़ करोगे तो फर्टाइल लैंड कम हो जाएगा, सॉइल के न्यूट्रिशन खराब हो जाएंगे, डिप्लीट होने लग जाएगी सॉइल, तो इसलिए फूड में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड नेक्स्ट वाटर। वाटर में क्या है, देखो आप जब केमिकल्स यूज़ कर रहे हो तो केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। ज़मीन के अंदर क्या है, पानी है, तो इससे क्या होगा, हमारा वाटर रिसोर्सेज भी खराब होंगे। नेक्स्ट फ्यूल। फ्यूल क्या, देखो आप जब भी ट्रीज को कट करते हो कोल के लिए, कोल भी तो फ्यूल है, तो ट्रीज को कट करते हो कोल के लिए, तो क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमें पता है उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो होता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बिकॉज सॉइल को होल्ड नहीं कर पाते, सॉइल को होल्ड नहीं कर पाते तो फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं, और फिर वो फ्लड्स की वजह से कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सस्टेनेबली इसलिए डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं तो क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज़, हमें एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम करना चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज आप ये नहीं कि आप बंद कर दो कि मेरे को यूज ही नहीं करना, बट ऐसे यूज करो कि कंजर्व करके रखो चीज़ों को, ऐसा ना कि वेस्ट करते जाओ, नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट नहीं करना है। नेक्स्ट, रिसाइकिल करो। रिड्यूस हो गया, रिसाइकिल करो। रिसाइकिल मतलब जो आपके पास पहले से ही है, ओके, उससे आप रिसाइकिल कर सकते हो या तो रीयूज कर सकते हो, आप उसे वापस यूज कर सकते हो। ओके, जो भी चीज़ें आपसे यूज हो सकती हैं बार बार ऐसे रिसोर्सेज के, वो वापस यूज करो। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। हाँ, अब ये बायो रिसोर्सेज के बारे में क्या है ना, आपको बहुत ही कम अवेयरनेस होती है हमको इस चीज़ के बारे में कि कैसे हमारे जो वेस्ट होता है उसे हम नॉर्मली इन द सीवेज लाइन की जगह जाने से अच्छा हम बायो टैंक्स में स्टोर करके उसे और यूज़ कर सकें। इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ है पर बहुत कम अवेयरनेस है इसके बारे में, तो वो एक मेथड है। देन प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये तो एक जो बहुत ही कॉमन मेथड है कि ट्रीज प्लांट करो, अपने आप ही चीज़ें रिवाइव होते जाएंगी। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीन ग्रासी पैचेस। अब ये कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स का मतलब क्या हुआ ना, हम इसे कॉन्क्रीट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ना, जो मॉडर्न डेवलप्ड एरिया है जहाँ बिल्डिंग्स है उसे कॉन्क्रीट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ग्रीन ग्रासी पैचेस मतलब ग्रास वगैरह ऐसे लगा सकते हो, ट्रीज लगा सकते हो, तो वो एरिया भी हम थोड़ा सस्टेनेबली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज़ करना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? देखो, एक मिस्टर अवस्थ करके थे, इन्होंने क्या किया था, एक प्लास्टिक का इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव निकाला था जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट एक और ऑल्टरनेटिव है, इन्होंने ये नारायणा पीसापट्टी, इन्होंने क्या है ना, एडिबल कटलरी बनाया था मेड आउट ऑफ ग्रेन, जिसको हम खा सकते हैं, प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया था इन्होंने। ठीक है, और कुलर्ड्स को हम कप की जगह यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि पेपर के लिए ट्रीज को कट नहीं करना पड़ेगा, जो लोकल जॉब्स है उनको प्रमोट करेंगे, प्लास्टिक का वेस्ट भी रिड्यूस होगा। तो आप देखो, एक बात आप नोटिस करो कि अगर ये कुलर्ड वाला मैं आपको बताता नहीं, बस आपको नॉर्मली पता होता है कुलर्ड मतलब क्या होता है कि पॉट्स मेड आउट ऑफ, जो अपने जो पॉटर्स बनाते हैं ना छोटे छोटे, वो मटके जैसे, वो होते हैं कुलर्ड्स। तो कुलर्ड्स अगर मैं आपको बताता नहीं इसके बारे में, फिर भी क्या होता है ना, आपको समझ में आ जाता कि ये सारे उसके फीचर्स हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी जनरल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एआई के पेपर में आपको हर चीज़ याद करनी है। चीज़ें आप अगर समझ जाते हो तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सस्टेनेबल प्रोसेस क्या होता है? सस्टेनेबल प्रोसेस मतलब एनी प्रैक्टिस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है,
ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन एनी सस्टेनेबल प्रोसेस, तो आप क्या लिख दोगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग या तो वर्मी कंपोस्टिंग या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे क्या है? सस्टेनेबल प्रोसेस है। तो एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि आप क्वालिटी केमिकल्स, जो आप भी कोई भी केमिकल्स यूज करते हो ना, उनको हटा देते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? केमिकल्स को हटा देते हो और बेटर क्वालिटी की ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हो फॉर एनरिचिंग योर क्रॉप्स। और उससे क्या होता है कि सेम टाइम पे आप एनवायरनमेंट को भी मेंटेन कर रहे हो, अपनी सॉइल को भी मेंटेन कर रहे हो, और साथ में बेटर रिजल्ट्स भी पा रहे हो, और इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है और आगे चलकर वो डिप्लीट ना हो और ज़्यादा प्रोडक्शन भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट 4 आवर्स एंड 1 यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये भी आ सकता है। ठीक है, इस पर भी आने के चांसेस है। नेक्स्ट इसका ये 4 आवर्स क्या है हमारे पास? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड अपसाइकिल। रिफ्यूज मतलब पहले तो आप एक्सेप्ट मत करो। रिड्यूस मतलब अगर आपके पास पहले से ही प्लास्टिक वगैरह है या तो कहीं पर जनरेट होती है, तो आप हमेशा कम करने की कोशिश करो कि वो प्रोडक्ट्स कम हो। ओके, अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो कम प्रोड्यूस करो वो सारी चीज़ों को, क्योंकि इससे हार्म होता है एनवायरनमेंट अपना। तो रिड्यूस हो गया। उसके बाद रीयूज़ करो। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक पॉलीथिन बैग्स हैं जो आपने खरीदे, तो उन्हें ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करें, नए ना लाना पड़े। ओके, रिसाइकिल मतलब एक बार आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो उसे रिसाइकिल चेन में डाल दो ताकि वो वापस से कहीं ना कहीं यूज़ हो पाए। ओके, एक बार यूज़ करने के बाद लो ग्रेड प्लास्टिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे 2-3 बार यूज़ हो सकता है वो। उसके बाद अपसाइकिल। अपसाइकिल मतलब जैसे आपके पास है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अपसाइकिल क्या होता है ना, जैसे कि समझो मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं, अब वो किसी काम की हैं क्या? नहीं, पर प्लास्टिक की आइसक्रीम स्टिक्स जो है अगर हमारे पास हो तो उनका क्या कर सकते हैं ना, हम कोई फ्रेम बना दे तो वो हमारे काम का होगा और वो चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको अपसाइकिल मतलब आप उनकी वैल्यू बढ़ा सकते हो और उनको यूज में ला सकते हो बाय यूजिंग योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, सो एनी प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल, आप उसको अपसाइकिल करते हो बाय यूजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, अब इस पे ग्रीन स्किल पे थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो नॉर्मली हमने जितना भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं ये सारे कंसेप्ट्स हैं। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने एसडीजीज हैं? 17 एसडीजीज हैं। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देन गिव एनी वन प्रैक्टिस और सस्टेनेबल प्रोसेस। तो मैंने ये आपको बोला था ये क्वेश्चन आएगा। एनी प्रैक्टिस और सस्टेनेबल प्रोसेस। इस सस्टेनेबल प्रोसेसेस में आप ये याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, और एक और था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च। कब लॉन्च हुए थे? 2015 में। अब वो लोग 1992 में हुए थे। नहीं, 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो ब्राजील में समिट हुई थी ना, वो अर्थ समिट थी। वो इन चीज़ों को डिस्कस करनी हुई थी, बट गोल्स लॉन्च नहीं हुए थे। 2015 में न्यूयॉर्क में हुए थे। यूएन मेंबर के 193 कंट्रीज ने लॉन्च किया था ये सारे गोल्स को। ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द डेवलपमेंट which satisfies the need of the present without compromising the capacity of future generation। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ब्रटलैंड कमीशन जो आया था उसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ओके, कोई 2 आर बताओ सस्टेनेबिलिटी के। हमारे पास कितने थे? 4 आर एंड 1 यू। ठीक है, तो इसमें से कोई 2 बता दो आप। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नेक्स्ट 8, एनलिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सी प्रॉब्लम्स थी? एक तो फूड था, ओके, वाटर था, और एनर्जी सिक्योरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा हमारे पास था। तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी आपको अगर है ना इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसकी वापस से थ्योरी थोड़ा सा बैक करके आप देख लो। ओके, क्योंकि हमको अभी क्या भी निपटाना है चैप्टर। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे अरे यार आज नहीं कल कर लेते हैं। ऐसे करोगे तो नहीं होगा। कल तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, बहुत क्वेश्चन होंगे कल। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दो यार। मेरा एग्जाम के बीच में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, मूविंग ऑन। 9th क्वेश्चन, वाई इज अपसाइकलिंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपसाइकलिंग क्यों यूज होती है? एनी प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल कैन बी अपसाइकल्ड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आइसक्रीम स्टिक का एग्जांपल लिया था, तो अपसाइकलिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है ना। हम लोग बहुत ट्राई भी करते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह के साथ भी कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़ बना सकते हैं। तो इसलिए अपसाइकलिंग से क्या होता है कि एक न्यू लुक मिलता है पुराने प्रोडक्ट्स को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प होती है। ओके, इट इज काइंड ऑफ रीयूजिंग द प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू। ओके, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि उन प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज करो जो कि एनवायरमेंट को हार्म कर सकते हैं। तो दैट वाज रिफ्यूज। ओके,
तो यहाँ पर हमारा ग्रीन स्किल्स खत्म हो गया भाइयों, अपना पार्ट ए पार्ट बी दोनों खत्म हो गया। टेलीग्राम का लिंक है ये, AI for kids, ठीक है। इस पे आ जाओ t.me/AI for kids। यहाँ पर मैं नोट्स डाल दूंगा, अगर मैंने नहीं डाले होंगे ना इस लेक्चर की भी मैं अपडेट करके डाल दूंगा। खत्म हो गया यार मैं तो। और टेलीग्राम पे मैं ओकेजनली लाइव भी ले लेता हूँ डाउट डिस्कशन, तो वो पक्का ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।